जय हिंद, जय भारत साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो अजीत पवार जी ने अभी बगावत की है उसके राजनीतिक मायने के बारे में। कल से जब से घटनाक्रम हुआ है, बहुत सारे साथियों के व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए, फोन भी आए। उन्होंने कहा सर, जनता जानना चाहती है, आप इसके राजनीतिक मायने बताइए। और जैसे अलग अलग विषय पर आप बात करते हैं कि अब अजीत पवार जी एनसीपी छोड़ करके चले गए हैं, या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन कर दिया है, एकनाथ शिंदे की सरकार को समर्थन कर दिया है, तो इस पर राजनीतिक मायने क्या है, हम भविष्य के राजनेता क्या सीख सकते हैं, क्या देखा जा रहा है। वैसे तो बहुत सारा इसका विश्लेषण अभी होना बाकी है, क्योंकि अभी तो एक घटनाक्रम चल ही रहा है। अभी तो लगभग 24 घंटे ही हुए हैं इस घटनाक्रम को होते हुए। लेकिन फिर भी पांच छह चीजें बताता हूं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और वो जो ऑलरेडी डिबेट डिस्कशन चल रही है उससे अलग हट करके। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये पहली बार नहीं किया अजीत पवार जी ने, पहले भी वो ऐसा कदम उठा चुके थे। अब सवाल ये उठता है कि 2 वर्ष 2.5 वर्ष हो गए उस बात को जब ये कदम उठाया गया था पहले, उसके बाद शरद पवार जी ने क्या किया। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। अजीत पवार जी पर एक्शन लेते ना लेते, जो उनके साथ विधायक जाने वाले थे या जो लग रहा था उनके गुट के खास लोग हैं, अगर 10-15 विधायकों पर भी खास एक्शन या सख्त एक्शन ले लिया गया होता तो ये नहीं नौबत नहीं आती। शायद वो इमोशन में आ गए, इमोशनल डिसीजन ले लिया कि चलो अजीत पवार गए और वापस आ गए एक दिन में ही, तो बात खत्म हो गई है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा ध्यान रखेगा, मैं बार बार सिखाता भी हूं और सच्चाई भी है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारण से एक बार आपको छोड़ सकता है, धोखा दे सकता है, तो कल वही व्यक्ति किसी और कारण से आपको या किसी दूसरे को भी छोड़ सकता है, धोखा दे सकता है, या किसी और कारण से भी। तो ये एक बार अगर व्यक्ति विश्वासघात कर दे, एक बार व्यक्ति छोड़कर चला जाए और दोबारा उस पर आप भरोसा कर लें और आप उसको कोई एक्शन ना लें या उसके गुट को तोड़ने का प्रयास ना करें या उनको सजा ना दें, तो लोगों को लगता है कि ये दोबारा भी किया जा सकता है। आज अजीत पवार ने ही दोबारा किया, अगर अजीत पवार नहीं करते तो छगन भुजबल जी कर सकते थे, प्रफुल्ल पटेल जी कर सकते थे, कोई और भी बहुत सारे लोग हैं, कोई भी कर सकता था। सच्चाई ये है कि जब कोई व्यक्ति अनुशासनहीनता करता है या अनुशासन को तोड़ रहा होता है और पार्टी हाईकमान अगर उसको स्वीकार कर लेता है या मूक सहमति भी होती है प्रेम के कारण, अपनेपन के कारण, तो बाकी लोगों को एक अवसर मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। और किसी भी संगठन की जो नींव है, जो उसको मजबूती देती है, वो है वहां का डिसिप्लिन, वहां का अनुशासन। अगर कोई भी अनुशासनहीनता करे, उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, उन पर सख्ती से पेश आना चाहिए था। वो एक गलती की, लेकिन वो तो चलिए पुरानी घटना थी। अब क्या हुआ, अब मालूम नहीं है कितने विधायक उनके साथ है अभी तो, क्योंकि कई जगह बताया जा रहा है 35 विधायक है, कई जगह बताया जा रहा है 40 विधायक है। वैसे उनको 35 विधायकों का समर्थन चाहिए, लेकिन कल शपथ ग्रहण में जो सांसद थे उनमें से आज एक सांसद सतारा में जहां शरद पवार जी की रैली उठी, वहां शरद पवार जी के साथ थे। तो अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है कि कौन सा गुट हैवी है या कौन से गुट में ज्यादा विधायक, ज्यादा सांसद है। क्योंकि पार्टी या संगठन अगर जनता से चुन करके आ गए प्रतिनिधि, सांसद बन गए, विधायक बन गए, तो फिर संविधान के हिसाब से, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जिसके पास ज्यादा संख्या बल होगा, 2/3 से ज्यादा अगर विधायक उनके पास होंगे, तो वो पार्टी के ऑफिशियली उत्तराधिकारी बन जाएंगे, ऑफिशियली पार्टी उनकी हो जाएगी और शरद पवार जी को निकलना पड़ेगा। और भारत की राजनीति में ऐसा तो नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। महाराष्ट्र में ही अभी हमने देखा था जो शिवसेना के साथ हुआ, सेम वही काम दोबारा एनसीपी के साथ हुआ है। यही काम बिहार में हो चुका है, चिराग पासवान जी की पार्टी के साथ यही काम किया गया था। यही काम हरियाणा में हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल के साथ, जिसको बाद में इनेलो को तुलवा दिया गया और दूसरी पार्टी बनवा दी गई। यही सेम काम और भी राज्यों में करने की कोशिश की गई है। जब नहीं हुआ तो विधायकों को तोड़ करके सरकार बना ली। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। क्योंकि हर जगह जो कर रहे हैं, करने वाले कौन लोग हैं, या लोग जो जा रहे हैं तोड़ करके, किस पार्टी में जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जा रहे हैं या सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तो सीधा सीधा मैसेज ये जा रहा है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट भारतीय जनता पार्टी का है, होगा भी। क्योंकि जो लोग गए हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन पर केस चल रहे थे। वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने तो कहा भी था कि अजीत पवार जी चक्की पीसेंगे, छगन भुजबल जी चक्की पीसेंगे। अब क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए या सरकार का समर्थन कर दिया है, तो वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। कल को हो सकता है उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए, क्योंकि ऐसे भी समीकरण बन रहे हैं कि हो सकता है एकनाथ शिंदे जी और उनके 12 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाए। अगर ऐसे केस में सदस्यता रद्द हो जाती है, तो फिर नए मुख्यमंत्री भी शायद हो सकता है महाराष्ट्र को अजीत पवार जी के रूप में मिल जाए। लेकिन ये शॉर्ट टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म में लॉस ही होगा, लॉस ही हुआ है।
ऐसे सभी लोग जो पार्टी छोड़ करके, दगा करके, बेईमानी करके, पैसे के लालच में, अपने निजी स्वार्थ में जब जब गए हैं, इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ कि वो लोग सक्सेसफुल हो गए हो, सर्वाइव कर गए हो। ज्यादातर बार ऐसा होता है कि उनका अपना अस्तित्व खतरे में हो जाता है। जैसे एकनाथ शिंदे जी के साथ हो रहा है अभी, जो महाराष्ट्र का सर्वे आया कि अगर अभी विधानसभा चुनाव हो जाए या लोकसभा चुनाव हो जाए तो महाविकास अघाड़ी को लाभ होने वाला है, और सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना को होगा, और जो दूसरी शिवसेना है उसको भी लाभ होने वाला है, उद्धव ठाकरे जी की, और एनसीपी को भी लाभ होने वाला है, कांग्रेस को भी लाभ होने वाला है। अभी भी एनसीपी किसके पास है कहना तो अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शरद पवार जी क्योंकि बहुत सीजनल पॉलिटिशियन है, बहुत मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, तो वो इस क्राइसिस से उबर जाएंगे। वैसे उनके आड़े जो सबसे बड़ी चीज आ रही है वो उनकी उम्र है, और एक ये भी चीज राजनीति में जो लोग हैं या जो आना चाहते हैं, भविष्य के राजनेताओं को या वर्तमान राजनेताओं को सीखनी चाहिए। जब आप सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप समय पर तैयार नहीं करेंगे तो आपको फोर्सफुली हटना पड़ेगा या हटाया जाएगा या आपके खिलाफ बगावत होगी ही। शरद पवार जी 84 ईयर के हो गए, किस चीज का इंतजार कर रहे थे वो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप या जिम्मेदारी देने के लिए? अपने दुनिया से चले जाने का? 90 वर्ष, 95 वर्ष, 100 वर्ष का? भाई आप सरकारी एम्प्लॉय को भी आप 60 साल में रिटायर कर देते, आप 65 में डिसाइड कर लेते, 70 में डिसाइड कर लेते, 75 में डिसाइड कर लेते, 10 वर्ष पहले ही डिसाइड कर लेते कि मेरा उत्तराधिकारी ये होगा या ये लोग पार्टी की कमान संभालेंगे, और पार्टी उनको हैंड ओवर कर देते और आप मार्गदर्शक के रूप में काम करते रहते, ताकि इस तरह की बगावत को रोका जा सकता था। पहले भी ये बगावत नहीं होती और अब भी नहीं होती। लेकिन समस्या क्या आती है कि जब आप अड़े रहे, आपको लगने लगे आपका कोई विकल्प नहीं, या आपने कोई अपना इतना मजबूत विकल्प तैयार नहीं किया होता, तो कोई ना कोई तो निकल के आएगा। कब तक आप उसको रोक लेंगे? कब तक आप उस व्यक्ति को जो आपके लीडरशिप में ग्रो नहीं कर पा रहा या उसके सपने पूरे नहीं हो पा रहे और उसे दिख रहा है कि आपके रहते होंगे भी नहीं, अब वो आपको मार तो नहीं सकता है, तो राजनीतिक हत्या की जा सकती है। और ये राजनीतिक हत्या करने का एक प्रयास था, जो मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि शायद शरद पवार बच जाएंगे, लेकिन अभी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। इस तरह का जब भी होता है तो शॉर्ट टर्म में तो इन लोगों को गेन हो ही जाता है। जैसे उप मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, अभी पता चला है शरद पवार जी ने 9 विधायकों को, जिन लोगों ने शपथ ली है, उन सबको पार्टी से निकाल दिया है और उसकी लेटर भी भेज दिया है उन्होंने स्पीकर को। अब स्पीकर देखते हैं उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, कितने लोग उनके समर्थन में आते हैं। 5 जुलाई का समय दिया गया है, शरद पवार जी भी मीटिंग करने वाले अपने विधायकों के साथ और अजीत पवार जी भी करने वाले हैं, तो पिक्चर तब ज्यादा क्लियर हो पाएगी कि एक्चुअल में कितने विधायक उनके साथ हैं। क्योंकि साइन कर देना, लिख करके दे देना, वो तो साइन तो कहीं भी कराया जा सकता है, और विधायक भी अपना फायदा देखते हैं, क्योंकि यहां तो मंत्री बन नहीं सकते बहुत सारे लोग, वहां शायद जाकर के बन जाए या उन्हें मौका मिल जाए, मंत्री पद मिल जाए। राजनीतिक रूप से अगर एक और चीज देखनी हो, इसके राजनीतिक मायने एक और समझने हो, लॉन्ग टर्म में भारतीय जनता पार्टी को बहुत गहरा नुकसान होने वाला है। एक तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ना इस तरह की घटनाएं करके एक्सपोज होती जा रही है, क्योंकि अजीत पवार जी ने पहले अमित शाह जी से मीटिंग करी, देवेंद्र फडणवीस भी उस मीटिंग में थे 3 दिन पहले, और फिर ये घटनाक्रम हो गया। भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना ही कहते रहे कि नहीं जी हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर के लोग आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप को देख करके लोग आ रहे हैं, नहीं हमारे कामों को देख करके लोग आ रहे हैं, जनता के लिए जो काम किया जा रहा है उसको देख करके आ रहे हैं। सच्चाई ये है कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज होती जा रही है, और जो ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी बना रही है, इसका लॉन्ग टर्म में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने भी ये सब किया था, और क्योंकि उन्होंने ये सब किया था इसलिए उन्हें नुकसान हुआ। 400 सीट से जो पार्टी 400 सीटों पर थी वो 44 सीटों पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बहुत बड़ा नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जनता के बीच में एक परसेप्शन चला गया कि कोई कितना ही करप्ट हो, कितना ही बेईमान हो, उस पर कितने आरोप लगे हो, एक बार वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो फिर वो सारे दाग धुल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है जिसमें कितना ही क्रिमिनल आए, बदमाश आए, गुंडा आए, भाजपा में गया और धुल गया, उनके सारे केस बंद हो जाते हैं, ईडी के केस बंद हो जाते हैं, सीबीआई के केस बंद हो जाते हैं। और एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा हुआ, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे सांसद वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो इस कारण से हैं क्योंकि उन्हें उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, पैसे का लेन देन गड़बड़ राजनीति में सब करना पड़ता है, तो कहीं वो अरेस्ट ना हो जाए, जेल में ना चले जाएं, तो जेल से ज्यादा बेहतर है सत्ता में चले जाओ। और जब सत्ता चली जाएगी, कभी तो जाएगी, सत्ता अमर नहीं होती। कोई भी ये सोचे कि हम अमर हो गए अब हम ही राज करेंगे, हमेशा ऐसा नहीं होगा। हाँ, सत्ता बदलती रहती है और बदलती रहनी चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी, और बदलेगी ही। भारत की जनता बहुत मेच्योर है राजनीतिक रूप से, उसे मूर्ख समझना, मूर्ख बनाना बहुत मूर्खता वाली बात है अगर आप ऐसा सोचें। जनता
कब पलट देती है पता नहीं चलता। शाइनिंग इंडिया चल रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने कोई बुरे काम नहीं किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने काफी अच्छी योजनाएं की थी जिसका बाद में यूपीए 1 को लाभ भी मिला, लेकिन शाइनिंग इंडिया का मुद्दा चल नहीं पाया और वो कांग्रेस जो लग रहा था कि कोई लीडरशिप नहीं है, कोई नेता नहीं है, बिना नेता के बिना लीडरशिप के जनता ने उस कांग्रेस को भाजपा में ज्यादा सीटें दे दी और यूपीए 1 बना। और फिर यूपीए 2 में तो क्योंकि यूपीए 1 में उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी के किए कामों का एक बेस मिल गया था, अच्छी इकोनॉमी मिल गई थी और जो रिसेशन है उसको अच्छी तरह से झेल लिया था मनमोहन सिंह जी ने और उनकी सरकार ने, तो यूपीए 2 में लाभ हो गया। अब यूपीए 2 में वही सरकार जो 200 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की थी वो 44 पर आ गई और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा गेन कर लिया नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में। तो परमानेंट सत्ता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा। ये सभी लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं ये अंदर से भी खोखला करेंगे, क्योंकि उन सीटों पर, जिन सीटों पर ये जीत करके आए, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मोरल डाउन होगा। डाउन होना स्वाभाविक है, वो तो लड़ाई लड़ रहा था इनसे, अब यही लोग आ गए, अब उसको तो टिकट मिलने वाली नहीं है, इन्हीं को टिकट मिलेगी तो उसका तो वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में लोग सिंधिया जी से इतने ज्यादा नाराज है भारतीय जनता पार्टी वाले, और वो इसलिए ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं और बहुत बुरी हार के कगार पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में खड़ी हुई है सिंधिया जी के कारण। क्योंकि सिंधिया जी के जो समर्थक आए हैं वो अपना वर्चस्व चाहते हैं, सिंधिया जी अपना वर्चस्व चाहते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता जो पुराने 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं उनको स्पेस नहीं मिल रहा, तो राजनीतिक रूप से लॉस होने वाला है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में जरूर गेन हो जाएगा, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या लॉस होगा क्या नहीं होगा उस पर बाद में बात की जा सकती है। एकनाथ शिंदे साहब को भी नुकसान होने वाला है, उस पर भी कभी बात करेंगे क्या क्या नुकसान हो सकता है, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी मोटे मोटे तौर पर यह है कि राजनीतिक रूप से इसमें सीखने के लिए कि समय पर निर्णय लो, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करो। अगर कोई व्यक्ति एक बार दगा कर दे, धोखा कर दे, दोबारा उसको ऐसा मौका ना मिले या उसके साथ के लोगों को कम से कम सजा दी जाए, उसे सजा दी जाए। और अगर इनडिसिप्लिन को आप स्वीकार नहीं करते हैं, ये मैसेज स्ट्रांगली चला जाएगा, तो दोबारा कोई बगावत करने से डरेगा, उसको डर रहेगा कि मेरी सदस्यता भी जा सकती है। जब पहली बार ऐसा हुआ था तब शरद पवार जी ने क्या किया, भले ही वो एक दिन के लिए या कुछ समय के लिए उप मुख्यमंत्री बने, अपने सारे केसेस खत्म करा दिए और वापस आ गए, लेकिन तब समझ जाना चाहिए था। और जो समय पर निर्णय नहीं लेंगे, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार नहीं करेंगे, तो कोई ना कोई आपको रिप्लेस करेगा, आपके साथ इस तरह की बगावत होती ही रहेगी। बेहतर है कि बगावत ना हो, समय रहते डिसीजन ले लिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। बाकी अभी कोई भी कमेंट करना इस पर जल्दबाजी होगी। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि शरद पवार जी इस तूफान से, इस क्राइसिस से बाहर निकल जाएंगे, सेफली निकल जाएंगे, लेकिन उनकी राजनीतिक रूप से हत्या करने का प्रयास किया गया है, यह भी बात सच है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। और परिवार के लोग कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो घर के भेदी ने ही लंका ढाई है, उन्होंने ही प्रयास किया है। अब देखते हैं कि कितने वफादार लोग शरद पवार जी के साथ रहते हैं, उनकी लॉयल्टी कितनी उनकी तरफ रहती है, कितना उनके एहसान है, कितने वो एहसानमंद है। लेकिन राजनीति में नैतिकता, एहसान, ये सब चीजें बहुत छोटी हो गई हैं। कम से कम पिछले 10-15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने आकर के ऐसे ऐसे काम कर दिए कि अब नैतिकता के लिए जगह बची नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं जो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी थी, जिसमें आदर्श थे। एक सीट के लिए समझौता नहीं किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और अपनी सरकार गिरना स्वीकार किया, एक सांसद खरीदना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके लिए कुछ आदर्श थे, कुछ उसूल थे, वो राजनीति करते थे, बिलो दी बेल्ट नहीं जाते थे। लेकिन क्योंकि कांग्रेसी लोग भाजपा में चले गए हैं और कांग्रेस इस सब में माहिर है, तो कांग्रेस ये काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनमें से 168 ऐसे हैं जो कभी पूर्व में कांग्रेसी रहे हैं। उन्होंने वही काम करके भारतीय जनता पार्टी में करना शुरू कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी वही काम करके कांग्रेस की उस परिपाटी पर चल रही है कि सरकारें तोड़ दो, खरीद फरोख्त कर लो, ये कर लो, इसको गिरा दो, उसको गिरा दो, और फिर उसका नुकसान वही हुआ। कांग्रेस किस स्टेज पर चली गई थी, अब भाजपा वही सब कर रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता भाजपा का पतन निश्चित है। आहिस्ता आहिस्ता समय लगेगा, शॉर्ट टर्म में गेन हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में लॉस होगा। और शरद पवार जी के साथ जो हुआ है, ऐसा नहीं है शरद पवार जी दूध के धुले रहे, उन्होंने भी ऐसा किया था। 1978 की घटना, हम लोग तो जिंदा नहीं थे उस समय पर, हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे एक्चुअल में, लेकिन हमने इतिहास पढ़ा है। 78 में जब कांग्रेस दो फाड़ हो गई, इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए, महाराष्ट्र में कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी वाली, और कांग्रेस यू, अनडिवाइडेड वाली कांग्रेस, तो शरद पवार कांग्रेस यू में चले गए। फिर 6 महीने सरकार चली, क्योंकि दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई थी, दो फाड़ हो गए थे, किसी को मेजोरिटी नहीं मिली थी।
जनता पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो इन दोनों ने मिलकर, कांग्रेस आई, कांग्रेस ने मिलकर के सरकार बना ली। 6 महीने के लगभग सरकार चली। शरद पवार जी ने 6-7 विधायकों को तोड़ करके सरकार गिरा दी और जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। ये किया था शरद पवार जी ने। तो आज लगभग वैसा ही हो रहा है। उसका खामियाजा भी शरद पवार जी को बाद में भुगतना पड़ा। बाद में फिर वापस कांग्रेस में आ गए और बाद में फिर उन्होंने 99 में कांग्रेस से अलग होकर के एनसीपी बनाई। एनसीपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई और आज राज्य स्तर की पार्टी का भी अस्तित्व खतरे में आ गया शरद पवार जी की पार्टी का। बाकी समय के साथ पता चलेगा। जल्दी इस पर और वीडियो बनाऊंगा जब इसके और क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि कितने विधायक गए हैं। अभी सुनने में आ रहा है इसमें पैसे का खेल भी हुआ है, कांग्रेस भी कुछ खेल खेल रही है, उसके बारे में भी कुछ पता चला है। तो जब ये जानकारियां और पुख्ता हो जाएंगी तो बात करेंगे, क्योंकि एजम्पशन पर, हाइपोथेटिकल चीजों पर मैं बात नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, ये घटना थी तो मुझे लगा इस पर बात रखनी चाहिए, अपनी राय रखनी चाहिए। और बाकी इसमें जो और टॉपिक है, जैसे भाजपा का क्या हुआ, शिंदे साहब का क्या होने वाला, उस पर भी कभी मैं बात करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।